ट्रांसफार्मर की जो रचना होती है, रचना में आप लिखेंगे कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर की रचना के मुख्य 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक तो ट्रांसफार्मर में हमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ती है? पटलित क्रोड की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? पटलित क्रोड की। तो यहाँ पर पहला बिंदु हो जाएगा आपका पटलित क्रोड हो जाएगा। पहला बिंदु कौन सा हो गया हमारा? पटलित क्रोड हो गया। इसके पश्चात जो दूसरा बिंदु होता है, दूसरे बिंदु में हमारा क्या हो जाएगा? प्राथमिक कुंडली हो जाएगी। कौन सी कुंडली हो गई? प्राथमिक कुंडली हो गई। और जो हमारा अगला जो बिंदु रहेगा, तीसरे बिंदु में क्या हो जाएगा हमारा? द्वितीयक कुंडली हो जाएगी। कौन सी कुंडली हो जाएगी? द्वितीयक कुंडली। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर की रचना के मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? पटलित क्रोड कहते हैं। दूसरा जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक कुंडली कहते हैं। और जो तीसरा जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? द्वितीय कुंडली कहते हैं। आपने स्टेबलाइजर देखा होगा, स्टेबलाइजर में आपने एल्यूमीटर देखा होगा। एल्यूमीटर को जब हम तोड़ के बाहर निकालते हैं तो उसमें हमें कैपिटल ई के आकार की कुछ पत्तियां दिखाई देती हैं। वही हमारी क्या होती हैं? पटलित क्रोड होती हैं। वही क्या हो जाती हैं? आपकी पटलित क्रोड हो जाती हैं। पटलित क्रोड समझ में आया? अपन ने एल्यूमीटर को निकाला। एल्यूमीटर को जब हम अलग अलग करते हैं तो उसमें पत्तियां होती हैं कैपिटल ई के आकार की, विपरीत क्रम में लगी होती हैं। फिर उन्हीं के बीच में जो गैप होता है उनमें से तार को भर दिया जाता है। तो जो कैपिटल ई के समान जो पत्तियां होती हैं वही हमारी क्या कहलाती हैं? पटलित क्रोड कहलाती हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे पटलित क्रोड बनाया कैसे जाता है। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे नरम लोहे की पतली पतली जो पत्तियाँ होती हैं, पतली पतली पत्तियाँ माने वही कैपिटल ई के आकार की पत्तियाँ नरम लोहे की होती हैं। आप उनको मोड़ सकते हैं, इस कारण उनको बताया जाता है कि नरम लोहे की जो पतली पतली जो पट्टियाँ होती हैं उन पट्टियों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। ऐसे क्रम से लगाते जाते हैं, एक के ऊपर एक रख करके बनाया गया आयताकार पटलित क्रोड होता है। उसकी जो संरचना रहेगी वो एक आयत के आकार की रहेगी। कैसी रहेगी? एक आयत के आकार की, यानी बनाया गया एक आयताकार क्या होता है? पटलित क्रोड होता है। और इनमें पत्तियों के बीच यदि देखा जाए कि जो पत्तियां होती हैं तो उन पत्तियों के बीच क्या कर दिया जाता है? वार्निश कर दिया जाता है, जिससे वार्निश कर दिया जाता है फिर या फिर अन्य कोई माध्यम दे दिया जाता है जिससे बॉक्साइट कुचालक पदार्थ की भांति कार्य कर सके। तो वार्निश कर दिया जाता है जिसके द्वारा इनको एक दूसरे से कैसा रखा जाता है? अलग अलग रखा जाता है। जब आप वार्निश कर देंगे तो वो रहेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ही, लेकिन दोनों पत्तियों के बीच में जो वार्निश की जो परत होगी वो एक अवरोध की भांति क्या करेगी? व्यवहार करेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों को अलग अलग रखने के लिए इन पत्तियों के ऊपर क्या कर दिया जाता है? वार्निश कर दिया जाता है, जिससे वो एक दूसरे से कैसी होती हैं? पृथक होती हैं, यानी अलग रखी जाती हैं। अब इस क्रोड में एक प्राथमिक कुंडली और एक द्वितीयक, मान एक और प्राथमिक कुंडली और दूसरी और द्वितीयक कुंडली लिपटी रहती है। अब यदि हम यहाँ पर डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे हमें देखना है इसका चित्र। तो ये आपका चित्र हो जाएगा। यहाँ से चित्र की संरचना कुछ इस प्रकार रहेगी, आपको इतना क्लियर नहीं दिखाई देगा। ये आपका डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं एक साइड यहाँ पर केवल ये आपको केवल 2 लाइनें दिखाई दे रही होंगी और यहाँ पे आपको 4 लाइनें दिखाई दे रही होंगी। माने एक तो है हमारी प्राथमिक कुंडली ये वाली, और ये कौन सी कुंडली है? हमारी द्वितीय कुंडली। तो ये आयताकार क्या है? एक पटलित क्रोड है। उस आयताकार पटलित क्रोड के एक ओर क्या होती है? प्राथमिक, एक ओर प्राथमिक कुंडली होती है और एक ओर क्या होती है? द्वितीय कुंडली। ये आपका क्या लिखा हुआ है? प्राथमिक कुंडली, और ये जो नीचे है ये क्या हो जाएगी? हमारी द्वितीय कुंडली हो जाएगी। तो आयताकार जो पटलित क्रोड होता है उसके एक ओर क्या होती है? प्राथमिक कुंडली होती है और दूसरी ओर क्या होती है? द्वितीय कुंडली लिपटी रहती है। अप्राथमिक कुंडली का संबंध प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ये आपको संकेत दिखाई दे रहा है, ऐसा संकेत बना है। और ये संकेत हमारा किसका होता है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज का होता है। तो इसके एक ओर क्या लगा दिया जाता है? प्राथमिक जो कुंडली होती है, प्राथमिक कुंडली का संबंध प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कर देते हैं। और द्वितीय कुंडली जो आपकी होती है, द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राप्त करते हैं।
क्या प्राप्त करते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राप्त करते हैं। तो ये जो आपकी संरचना है ये किसकी संरचना हो जाएगी? ट्रांसफार्मर की संरचना हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं जो आपका पहला जो डायग्राम बना है ये अपचाई ट्रांसफार्मर का बना है, यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है। और ये बना है आपका उच्चाई ट्रांसफार्मर का डायग्राम। केवल परिवर्तन कितना हुआ है, यहाँ पर जो आपकी प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम हो गई और जो द्वितीय कुंडली है, द्वितीय कुंडली में यदि हम यहाँ पर देखें तो फेरों की संख्या कैसी हो गई? अधिक हो गई। बाकी पूरा चित्र सेम है, दोनों ही डायग्राम बिल्कुल सेम कंडीशन में बने हुए हैं। जैसा आपको ये दिखाई दे रहा होगा वैसा ही बिल्कुल ये है, केवल परिवर्तन यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक थी, द्वितीय कुंडली में कम थी। और जो उच्चाई ट्रांसफार्मर में होता है इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कैसी होती है? कम, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कैसी होती है? अधिक। और रचना में हम क्या करते हैं कि जो अपनी प्राथमिक कुंडली होती है, प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य तो हम क्या लगा देते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा देते हैं। और जो हमारी द्वितीय कुंडली होती है, चाहे वो हमारी अपचाई ट्रांसफार्मर की हो चाहे उच्चाई ट्रांसफार्मर की हो, हमें द्वितीय कुंडली के सिरों के मध्य क्या प्राप्त होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर प्रेरित विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी रचना हो जाएगी। ये आपने यहाँ पर इसकी रचना को देखा। इसके पश्चात यदि हम देखें तो इसके आगे हमें देखना है यहाँ पर अगला जो आपका इसमें पोर्शन रहेगा, इसमें हम देखेंगे सिद्धांत और इसकी कार्यविधि। यानी जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है और इसकी जो मेथड होती है वो क्या होती है, यानी उसको हम कार्यविधि कहेंगे या फिर उसी को हम क्या कहेंगे? उसकी क्रियाविधि कहेंगे। कार्यविधि और क्रियाविधि एक ही होती है। कार्य करने का जो तरीका होता है वो उसकी क्रिया कहलाती है, इस कारण हम उसी को क्या कह देते हैं? क्रियाविधि भी कह देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे सिद्धांत। और ट्रांसफार्मर में मैंने आपको बताया कि इसका जो कार्य सिद्धांत होता है ये किसके ऊपर डिपेंडेबल होता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के ऊपर। किसके ऊपर? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के ऊपर ये कैसा होता है? कार्य करता है। तो सबसे पहले यदि हम सिद्धांत और कार्यविधि की बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच क्या किया जाता है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज को लगाया जाता है। ये तो अभी आपने संरचना में देख लिया कि हम क्या कर रहे थे। ट्रांसफार्मर हमारा कोई सा भी हो, चाहे अपचाई हो या फिर उच्चाई हो, जो प्राइमरी जो कुंडली होती है, प्राइमरी कॉइल के मध्य हम क्या कर देते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टेज को लगा देते हैं। दोनों में से हम किसी भी ट्रांसफार्मर को ले सकते हैं। तो जो प्राथमिक कुंडली होती है, प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य किसको लगा दिया जाता है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज को लगा दिया जाता है। तो उसमें प्रत्यावर्ती, जैसे ही हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो जो प्राथमिक कुंडली होती है उसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे ही हमने क्या किया? प्रत्यावर्ती वोल्टेज को लगाया, तो वोल्टेज लगाते ही वहाँ पे यदि हम देखें तो कौन सी धारा प्रवाहित होने लगती है? प्रत्यावर्ती जो धारा होती है ये कैसे होने लगती है? उसमें प्रवाहित होने लगती है। प्रवाहित होना यानी बहने लगती है, सीधी सी बात ये है। क्योंकि दो शब्द होते हैं, प्रवाहित और प्रभावित, वो बहुत ही उनमें अंतर होता है। तो यहाँ पे जो धारा है, धारा बहने लगती है माने प्रवाहित होने लगती है। अब जिससे धारा के प्रत्येक चक्र में क्रोड़ एक दिशा के, माने जो जैसे ही धारा उसमें बहती है तो अब चूंकि जो कुंडलियां हैं, कुंडलियों के मध्य हमने किसका उपयोग किया है? पटलित क्रोड़ का उपयोग किया है। इसका उपयोग किया है? पटलित क्रोड़ का। तो जैसे ही हम क्या करते हैं कि इसके प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य में प्रत्यावर्ती वोल्टेज को लगाते हैं। वोल्टेज को लगाने के पश्चात उसमें प्रत्यावर्ती जो धारा होती है ये कैसे होने लगती है? बहने लगती है, जिससे धारा के प्रत्येक चक्र में क्रोड़ एक दिशा में, उसके पश्चात दूसरी दिशा में चुंबकित होता रहता है। चुंबकित होने का मतलब होता है कि क्रोड़ में चुंबकत्व का जो गुण होता है वो उत्पन्न होता है। एक बार धारा प्रवाहित होती है तो वो एक दिशा में माना एक साइड, और दूसरी बार दूसरी साइड, माने वो अभी बताया था कैपिटल ई के आकार की पत्तियां, माने आधे आधे पोर्शन में ये धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे जो हमारा क्रोड़ रहता है ये एक दिशा में, माने पहली बार एक दिशा में चुंबकित होता है और फिर दूसरी बार दूसरी दिशा में कैसा हो जाता है? चुंबकित हो जाता है। जैसे ही ये क्रिया होती है माने क्रोड़ में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। पहले एक दिशा में फिर दूसरी दिशा में,
जो परिवर्तन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो अपना क्रोड है, क्रोड में क्या उत्पन्न हो रहा है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। चुंबकित हो रहा है माने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है चूँकि आपको आधा एक दिशा में हो रहा है, फिर दूसरी दिशा में हो रहा है, मानो उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्रोड होता है, हमारा पटलित क्रोड होता है, पटलित क्रोड में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कौन सा चुंबकीय क्षेत्र होता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब द्वितीय कुंडली चूंकि यदि हम देखें तो उसी कुंडली के ऊपर लिपटी रहती है। जो प्राइमरी कुंडली होती है, प्राइमरी कुंडली के ऊपर ही जो द्वितीयक यानी सेकेंडरी कॉइल होती है वो उसी के ऊपर कैसी होती है, लिपटी रहती है। प्राथमिक कुंडली के ऊपर ही द्वितीयक कुंडली को क्या किया जाता है, लपेटा जाता है। तो लिपटी होने के कारण यदि देखें, जिससे द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में बार बार क्या होता है, परिवर्तन। अन्योन्य प्रेरण की क्रिया आ गई। पहली में हम क्या कह रहे हैं, धारा को भेज रहे हैं। अब दूसरी कुंडली हमारी प्राथमिक कुंडली के ऊपर ही लिपटी है। अब दूसरी प्राथमिक कुंडली में तो हम धारा भेजते हैं, और दूसरी कुंडली प्राथमिक कुंडली के ऊपर ही लिपटी होती है। इस कारण क्या होता है कि जो हमारी द्वितीय कुंडली होती है, अब देखना पहली में धारा भेज रहे थे, और द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में बार बार क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। परिवर्तन किस में हो रहा है, द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होने लगता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वितीय कुंडली में उसी आवृत्ति का प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज होता है, उस प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उत्पन्न कर देता है। माने सीधी सी बात यदि एक शब्द में इतनी कही जाए तो कौन सी क्रिया हो रही है, अन्योन्य प्रेरण की क्रिया हो रही है। तो ये हो जाता है इसका सिद्धांत। इसके पश्चात यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे हमें इसमें देखनी होती है सूत्र की स्थापना, यानी जो अपना ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में हमने देखा सिद्धांत कैसे हो रहा था, उसका सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण की क्रिया के ऊपर डिपेंडेबल था। साथ ही हमने उसकी मेथड देखी, तो वो अपने देखी कि कैसे क्रिया हो रही थी। प्राथमिक कुंडली में हम वोल्टेज भेज रहे थे, और द्वितीय कुंडली में क्या उत्पन्न हो रहा था, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, जिससे प्राथमिक कुंडली में हम जितना वोल्टेज देते हैं उसी आवृत्ति का द्वितीय कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखने वाले हैं सूत्र की स्थापना। सूत्र की स्थापना माने स्मॉल आर, और स्मॉल आर यानी परिणमन अनुपात। अभी अपना एक शब्द आया था परिणमन अनुपात, तभी हमने कहा था आगे ही हम इसकी डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो इसको यूं कहें कि सूत्र की स्थापना देख रहे हैं, या इसी सूत्र को जो अपना निकलेगा उसी को हम क्या कहते हैं, परिणमन अनुपात का सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, परिणमन अनुपात का सूत्र। तो माना प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में यदि हम फेरों की संख्या देखें, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या के लिए हम n का उपयोग करेंगे। अब चूंकि प्राथमिक शब्द लगा है तो n के साथ बेस के रूप में किसको लगा देंगे, p यानी प्राइमरी हो गई, यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो गई, np, और सेकंड यानी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो गई, ns। तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन हो जाएगी, माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या np होती है, और जो द्वितीय कुंडली होती है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, ns होती है। तथा चुंबकीय फ्लक्स यदि देखा जाए तो जो चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है, चुंबकीय फ्लक्स को हम किससे प्रेषित कहते हैं, फाई से प्रेषित कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाता है, फाई हो, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब यहाँ पे हमने देखा कि चुंबकीय फ्लक्स यदि फाई हो, माने प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या np, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, ns, और चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो, मान फाई हो। तो अब हमें उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल को देखना है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम किससे प्रेषित करते हैं, ई से। अब जो प्रेरित विद्युत वाहक बल हम देख रहे हैं, ये पहले हम ep, p यानी प्राइमरी, p यानी क्या हो गई, प्राइमरी हो गई। तो ep में देखेंगे, ep बराबर हमारा हो जाएगा np। ये तो आपको np समझ में आया। np यानी क्या हो गया, अपना प्राइमरी जो कॉइल होती है उसमें जो फेरे होते हैं, फेरों की यहाँ पर संख्या को बताया गया है। साथ में यहाँ पे अपन देखेंगे d∅ अपॉन क्या हो जाएगा, dt। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। यहाँ पे ये क्या है, अपना प्राथमिक कुंडली जो है उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है, यानी इतना विद्युत वाहक बल उसमें उत्पन्न होता है। EP बराबर np d∅ अपॉन dt, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके पश्चात देखेंगे द्वितीय कुंडली जो होती है, यदि चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण ना हो रहा हो, चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण
बिल्कुल भी ना हो रहा, माने जितना प्राथमिक कुंडली में हो उतना ही कहाँ पर हो, अपना द्वितीय कुंडली में हो। तो यहाँ पर फिर से अपना विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा, ES, माने ये द्वितीय कुंडली से संबंधित हो जाएगा। तो जहाँ पर अपन ने P का उपयोग किया था, बिल्कुल सेम कंडीशन रहेगी समीकरण 1 और 2 की। जहाँ पे अपन ने P लिखा था वहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, S। तो ES बराबर NS इंटू में d∅/dt समीकरण नंबर 2। एक शब्द लगा है, यदि चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण बिल्कुल ना हो रहा हो तो समान है, इसीलिए तो समान है। यदि क्षरण हो रहा होता तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में ये जो अपन को दिखाई दे रही है सेम स्थिति है, सेम स्थिति ना होती। ये कब है, शर्त बीच में लग गई, यदि चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण बिल्कुल भी ना हो रहा हो तो द्वितीय कुंडली से संबंध जो अपना प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा ये क्या हो जाएगा, ES बराबर NS इंटू d∅/ क्या हो जाएगा, dt। अब हम क्या कर देंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, अब भाग देंगे तो समीकरण 2 यानी ES में क्या हो जाएगा यहाँ पर EP बराबर, अब आप नॉर्मल चीज़ जानते हैं d∅/dt से d∅/dt कट जाएगा तो हम सीधा लिखे देते हैं। यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, NS क्या हो गया, NP, यही बचेगा। बाकी तो अपना क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, माना d∅/dt समीकरण 1 में भी वही है और 2 में भी वही है। चूँकि चाहे अपन 1 में 2 का भाग देते या 2 का 1 में, वो तो सेम है तो कट ही जाता आपस में। तो हमें समीकरण नंबर 3 में क्या प्राप्त हो गया, ES/EP बराबर NS/NP, ये हो गया अपना समीकरण नंबर 3। अब मान किसी क्षण प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में बहने वाली धाराएं, ये तो हो गया। इसके आगे यदि हम देखें कि जो हमारी प्राथमिक कुंडली है और द्वितीय कुंडली है, अब माना हमने कि जो हमारी प्राथमिक कुंडली है और द्वितीय कुंडली है उसमें किसी क्षण बहने वाली धारा का मान, माना प्राथमिक कुंडली में भी धारा प्रवाहित होगी और द्वितीय कुंडली में भी धारा प्रवाहित होगी। धारा को हम किससे शो करते हैं, धारा को हम शो करते हैं I से। तो प्राथमिक कुंडली में जो धारा प्रवाहित होगी उसे हम क्या लिखेंगे, IP लिखेंगे, और जो द्वितीय कुंडली में जो हमारी धारा प्रवाहित होगी उसे हम क्या लिखेंगे, IS लिखेंगे। माना प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में बहने वाली धाराएं क्रमशः क्या हो जाएंगी, IP तथा IS हो। तो विद्युत ऊर्जा का यदि क्षय नगण्य हुआ हो, विद्युत ऊर्जा का क्षय यदि नगण्य हुआ हो, क्यों, क्योंकि हम ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं और ट्रांसफार्मर में हमने कहा था कि बिना ऊर्जा परिवर्तन माने नष्ट हुए उसका परिवर्तन होता है। तो यदि विद्युत ऊर्जा का क्षय नगण्य हुआ हो, बिल्कुल भी ऊर्जा यहाँ पर नष्ट ना हुई हो, तो यहाँ पे अपनी एक शर्त लग जाएगी। प्राथमिक कौन सी शर्त रहेगी, ये रहेगी अपनी आदर्श स्थिति में। आदर्श स्थिति समझ रहे, आदर्श स्थिति संतुलन की स्थिति, आपने पढ़ा होगा संतुलन की स्थिति में दोनों ही चीजें इक्वल होती हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पे हमारी हो गई, किस स्थिति में, आदर्श स्थिति में। कब, जब विद्युत ऊर्जा का क्षरण बिल्कुल भी ना हुआ हो, तो आदर्श स्थिति यहाँ पे मानी जाएगी। उसी को हम संतुलन की स्थिति भी कह सकते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, प्राथमिक कुंडली में हम शक्ति यहाँ पे निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्राथमिक कुंडली में शक्ति बराबर, प्राथमिक कुंडली में जो शक्ति रहेगी इसका मान किसके बराबर रहेगा, द्वितीय कुंडली की शक्ति के बराबर रहेगा। किसके बराबर रहेगा, द्वितीय कुंडली की शक्ति के बराबर रहेगा। क्योंकि जो हमारी स्थिति है ये कौन सी है, आदर्श स्थिति है। आदर्श यानी संतुलन, संतुलन में दोनों ही मान कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। शर्त पहले बताई गई है, यदि विद्युत ऊर्जा का क्षरण ना हुआ हो तो ऐसा होता है, ठीक है। यदि क्षय होती तो आदर्श स्थिति नहीं होती। अभी यहाँ पे क्षय नहीं हुआ है, यानी स्थिति कौन सी है, हमारी आदर्श स्थिति है। और आदर्श स्थिति में जो हमारी प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली की जो शक्ति होगी वही आपकी बराबर किसके रहेगी, द्वितीय कुंडली की शक्ति के बराबर रहेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राथमिक कुंडली की जो शक्ति रहेगी IP, यानी उसमें बहने वाली धारा, और साथ में आपका रहेगा विद्युत वाहक बल। और यदि हम द्वितीय कुंडली की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो धारा का मान होगा ये क्या हो जाएगा, IS, और इसका जो विद्युत वाहक बल होगा वो क्या हो जाएगा, ES हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ES।
इसके पश्चात हम आगे स्टेप में चलेंगे तो यहाँ से IS को लाएंगे इसके अपॉन में और EP को ले जाएंगे इसके अपॉन में, तो यहाँ पे क्या बनेगा IP अपॉन में क्या पहुँच जाएगा हमारा IS बराबर यहाँ पे क्या दिया गया ES अपॉन में क्या पहुँच जाएगा अपना EP पहुँच जाएगा। इतना समझ में आया? ये हो गया अपना समीकरण नंबर 4। अभी हम समीकरण 3 देख चुके थे, ये हमें क्या प्राप्त हो गया समीकरण नंबर 4 आदर्श स्थिति में प्राप्त हुआ। इसके पश्चात हम देखेंगे अगली जो हमारी स्थिति रहेगी। पहले आप यहाँ पर समीकरण 3 और 4 को देख लेंगे। समीकरण 3 में आपको दिखाई दे रहा है ES अपॉन EP, यहाँ पे भी देखो मान निकल आया ES अपॉन EP का। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे हमारा हो जाएगा समीकरण 3 बार समीकरण 4 से। समीकरण 3 में देखें ES अपॉन EP बराबर NS अपॉन NP लिखा है और यहाँ पे भी अपना ES अपॉन EP का मान निकल आया। माने ये जो समीकरण 3 और समीकरण 4 हैं ये सभी आपस में एक दूसरे के कैसे हैं बराबर, कैसे हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम चाहे यहाँ से लिख दें तो यहीं से आप लिख लेंगे समीकरण 3 से ES अपॉन में क्या हो जाएगा EP बराबर में क्या दिया गया था आपका NS अपॉन NP, क्या दिया गया था NS अपॉन NP, तो वहाँ से अपन लिख देंगे NS अपॉन में क्या हो जाएगा NP। अब चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ES अपॉन EP का मान क्या है IP अपॉन IS भी है, तो बराबर में अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, बराबर में क्या आ जाएगा IP अपॉन में क्या पहुँच जाएगा IS, तो यहाँ पे हो जाएगा IP अपॉन IS और जो बराबर रहेगा यही हमारा क्या होता है परिरमण अनुपात का मान होता है। यानी इसी सब के मान को एक तो विद्युत वाहक बल और फेरों की संख्या और दूसरी उनमें प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है इनका जो अनुपात होता है उसी अनुपात को हम क्या कहते हैं परिरमण अनुपात। माने परिरमण अनुपात एक प्रकार का एक नियतांक है। क्या है नियतांक, बराबर में आया है। माने परिरमण जहाँ पे आप लिखेंगे जहाँ पर स्मॉल r बराबर क्या है एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं परिरमण अनुपात का नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं परिरमण अनुपात का नियतांक, जिसे ट्रांसफार्मर का परिरमण अनुपात कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि जहां स्मॉल r एक नियतांक है जिसे ट्रांसफार्मर का परिरमण अनुपात कहते हैं, ऐसा हो जाएगा। तो ये अपना हो गया, इसका सूत्र हो गया। इसके पश्चात यदि हम देखें तो इसके इसी क्वेश्चन में थोड़ा और आगे की ओर चलते हैं। तो अब यहाँ पे हमें देखना होता है परिरमण अनुपात जो आपका निकला होता है, परिरमण अनुपात की थोड़ी सी हम परिभाषा को समझते हैं। परिरमण अनुपात माने स्मॉल r, परिरमण अनुपात यानी क्या हो गया स्मॉल r हो गया। अब यहाँ पे यदि हम सूत्र को देखें तो अभी क्या निकाला हमने ES अपॉन EP, ES अपॉन EP बराबर में क्या था अपना, बराबर में क्या था NS अपॉन NP, तो यहाँ पे हो जाएगा NS अपॉन NP और बराबर में क्या था IP अपॉन IS और बराबर में परिरमण अनुपात यानी स्मॉल r। ये अभी अपन ने सूत्र निकाला। ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या हो, देखना ट्रांसफार्मर जो होगा, ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS ऊपर लिखा है, N यानी फेरों की संख्या और S यानी कौन सी कुंडली द्वितीय कुंडली। ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का जो अनुपात होता है, अनुपात को ही तो लेके चल रहे हैं, अनुपात होता है, उस अनुपात को यदि हम देखें तो ट्रांसफार्मर का क्या कहा जाता है परिरमण अनुपात कहा जाता है। और परिरमण अनुपात को हम कैसे शो करते हैं स्मॉल r से। परिभाषा समझ में आई। प्राइमरी जो कुंडली सेकेंडरी जो कुंडली होती है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का जो अनुपात होता है उस अनुपात को ही हम ट्रांसफार्मर का क्या कहते हैं परिरमण अनुपात कहते हैं। अब यदि हम देखें तो जो प्राथमिक जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर में यदि हम देखें तो जो परिरमण अनुपात का मान होता है ये 1 से कैसा होता है कम, और जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर में यदि हम परिरमण अनुपात का मान देखें तो ये 1 से कैसा होता है अधिक। ये दो बिंदु ऑब्जेक्टों के लिए
ठीक है, हमें कन्फर्म होने चाहिए कि अपचाई में एक से कम और चाई में एक से अधिक, अप यानी कम और चाई माने ज़्यादा, तो नाम से स्पष्ट हो जाता है वहाँ पर, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। ये तो होगी परिमाण अनुपात की डेफिनेशन। इसके पश्चात जो अपना ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर की क्या होनी चाहिए, दक्षता। दक्षता का मतलब क्या होता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, क्षमता कितनी है, तो वही उसकी क्या होती है, दक्षता होती है। अब द्वितीय कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा, तो यहाँ पे हम सीधा फार्मूला लिखते हैं, फार्मूले से हमें परिभाषा याद हो जाएगी। दक्षता के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, यहाँ पर ईटा का उपयोग करेंगे। ये किसका सम्मेलन हो जाएगा, हमारा ईटा का हो जाएगा। तो ईटा बराबर आप लिखेंगे द्वितीय कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा, द्वितीय कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा अपॉन द्वितीय कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा अपॉन में क्या हो जाएगा, प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा। तो अब बटे में हम क्या लिख देंगे, प्राथमिक कुंडली जो होती है, प्राथमिक कुंडली को क्या हो जाएगी, दी गई ऊर्जा। अब आप परिभाषा बना पाएंगे दक्षता की, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द्वितीय कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा और प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा का जो अनुपात होता है, उस अनुपात को हम क्या कहते हैं, ईटा। ये अपना हो गया दक्षता का मान। इसके साथ यदि हम देखें तो यहाँ पे हमारी एक डेफिनेशन और बनती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईटा बराबर, यहाँ पे देखें द्वारा प्राप्त ऊर्जा। प्राप्त ऊर्जा यानी निकल रही है, प्राप्त ऊर्जा यानी क्या हो जाएगी, यहाँ पर निकल रही है, तो यहाँ पे हम देखेंगे आउटपुट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सीधा लिखेंगे निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति यानी आउटपुट हो जाएगी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, निवेशी शक्ति। निवेशी यानी उसको भेज रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निवेशी शक्ति हो जाएगा। तो नई डेफिनेशन यहाँ पे हमारी तैयार होती है, निवेशी निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति का जो अनुपात होता है, उस अनुपात को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। और जो दक्षता होती है, दक्षता को हम किससे शो कहते हैं, ईटा से शो कहते हैं। किससे शो कहते हैं, ईटा से। अब फिर से एक ऑब्जेक्ट, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो 100% होती है। ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है एक आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता खालिस्तान होती है। तो जो एक आदर्श ट्रांसफार्मर होता है, यदि शब्द कौन सा लगा हो, आदर्श लगा हो, तो यहाँ पे यदि हम देखें एक आदर्श ट्रांसफार्मर जो होगा, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो कितने % होती है, 100 यानी 100% होती है। लेकिन ऊर्जा क्षय हो जाने के कारण, माने किसी ना किसी माध्यम से इसकी जो ऊर्जा होती है वो कैसी हो जाती है, क्षय हो जाती है। और ऊर्जा क्षय हो जाने के कारण जो इसकी जो दक्षता होती है ये 70% से लेकर के 95% तक बचती है। माने है तो आदर्श ही ट्रांसफार्मर ये तो, लेकिन ऑब्जेक्ट में तो 100 ही बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आगे कारण बता दिया गया है कि जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है उसकी दक्षता 100% होती है, लेकिन जो ऊर्जा होती है उसका कुछ क्षय हो जाता है, कुछ मात्रा में क्षय हो जाता है। क्षय हो जाने के कारण जो उसकी जो दक्षता बचती है वो आपकी 70 से कितनी होती है, 75% तक होती है। ये तो हो जाती है इसकी दक्षता 95% होती है। इसके साथ यदि हम देखेंगे तो जो आपका ट्रांसफार्मर दिया गया है, ट्रांसफार्मर का हमें क्या देखना है, उपयोग देखना है। कहाँ पर ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, हो जाता है 70 से 95, ठीक है। क्या है आगे का चीज़ सोचते हैं कि आगे लिखना क्या है, तो ऐसे में हो जाता है। अब हमें देखना है ट्रांसफार्मर का उपयोग। ट्रांसफार्मर का हम उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो सबसे पहले यदि आप यहाँ पर देखें, विद्युत शक्ति जो होती है, आपने देखा होगा बीच बीच में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, उनसे वायर निकले होते हैं, जो तार निकले होते हैं, वो शक्ति को दूर दूर स्थानों पर भेजने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। फिर वहाँ पर भी ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है। यदि ज़्यादा वोल्टेज वाला आ रहा हो और कम वोल्टेज में उसको परिवर्तन करना हो, ज़्यादा वाला हो कम में परिवर्तित करना हो, तो किसका उपयोग करते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर का। और यदि कम आ रहा हो उसको ज़्यादा में कन्वर्ट करना हो, तो वहाँ पे अपचाई ट्रांसफार्मर का क्या कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है। तो यहाँ पे
सबसे पहले इसके उपयोग में हम लिखेंगे कि जो हमारी विद्युत शक्ति होती है, विद्युत शक्ति को दूरस्थ स्थानों पर माने दूर दूर स्थानों पर भेजने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके पश्चात यदि आप देखें तो रेडियो सेट हुआ, टेलीविज़न यानी टीवी हो गई, रेडियो सेट, टेलीविज़न, वायरलेस, यदि आप देखें टेलीफोन, चार्जर, स्टेबलाइजर, इनमें सब में यदि हम देखें तो इन सभी में कहीं ना कहीं किसका उपयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। मोबाइल चार्ज हम करते हैं, मोबाइल चार्ज कितने वोल्ट पे हो जाता है, 5 वोल्ट पे चार्ज हो जाता है। अब 5 वोल्ट पे चार्ज होता है, अब अपने बोर्ड में तो कितना हो रहा है, 220 वोल्ट का करंट प्रवाहित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो चार्जर है 220 वोल्ट को वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, माने कम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चार्जर में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अपचाई ट्रांसफार्मर। तो जैसे ही आप देखें कि कहीं पर यदि कम वोल्टेज को अधिक में बढ़ा रहा है या अधिक को कम में, जैसे स्टेबलाइजर देखा, कम आती है लाइट, मरोड़ते जाते हैं उसको, घुमाते जाओ तो मान कैसा होता जाता है, बढ़ता जाता है। मानो उसमें एक बड़ा एल्यूमिनेटर लगा होता है, वो एल्यूमिनेटर वर्क किसकी तरह करता है, ट्रांसफार्मर की तरह ही काम करता है, माने वो भी एक ट्रांसफार्मर ही है। एल्यूमिनेटर माने एक ट्रांसफार्मर, एल्यूमिनेटर को ही हम ट्रांसफार्मर कहते हैं, क्योंकि वो धारा वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है और घटा भी देता है। तो इन सभी उपकरणों, चाहे रेडियो हुआ, टेलीविज़न सेट हुआ, हमारे कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे लाइट कम से ज़्यादा की जा सकती है, ज़्यादा से कम की जा सकती है, वहाँ पे किसका यूज किया जाता है, ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। साथ में यदि आप देखें तो बैटरी या जो बैटरी हो या एल्यूमिनेटर हो, इनमें एडाप्टर के रूप में, एडाप्टर बोले तो पावर सप्लायर के रूप में लाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। रात्रि लैंप माने आजकल जो टॉर्च आने लगी है रात्रि में उपयोग करने के लिए, वो भी चार्ज हो जाती है। अब वो चार्ज होती है तो सीधा 220 वोल्ट से तो वो चार्ज होती नहीं है बैटरी, उसको भी कम वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें कहीं ना कहीं वो ऐसी व्यवस्था कर देते हैं ताकि उस वोल्टेज के मान को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। यानी रात्रि लैंप के रूप में भी ट्रांसफार्मर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। साथ में यदि हम देखें तो जो वेल्डिंग कार होता है, अब आपको स्पष्ट दिखाई देगा जब वेल्डिंग कार, अभी आप चाहेंगे तो आगे ही वेल्डिंग की आपको दुकान मिलेगी, तो वेल्डिंग कार्य के लिए ट्रांसफार्मर माने वो जो इतना जो उपकरण रखे रहते हैं वो एक ट्रांसफार्मर भी है, वो भी एक क्या है, अपना ट्रांसफार्मर है। तो ये अपन ने आज पूरा टॉपिक देखा, इसमें अपन ने देखा कि जो अपना ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर में क्या था, कैसे कार्य कर रहा था, क्या सिद्धांत था, ये कितने प्रकार के थे, दोनों में हमने अंतर देखा, सिद्धांत उसका कार्यविधि देखी, सूत्र की स्थापना देखी, दक्षता देखी और साथ में हमने देखी उपयोग। अब ट्रांसफार्मर में हमें देखना है ऊर्जा का क्षय। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन होता है चैप्टर के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का क्षय। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है, इस ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का जो क्षय होता है ये 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय किन कारणों से होता है, माने हमें उन कारणों को देखना है जिन कारणों से जो अपना ट्रांसफार्मर में है उसमें ऊर्जा का क्या हो जाए, क्षय। तो सबसे पहला जो अपना कारण होता है, पहले कारण को हम क्या कहते हैं, ताम्र हानि कहते हैं। कौन सी हानि कहते हैं, ताम्र हानि। माने पहले तो आप इसके 4 नंबर याद रखेंगे कि किस किस प्रकार से उसकी हानि होती है, फिर हम चारों को यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, ताम्र हानि हो जाएगा। और जो दूसरा होता है इसको हम क्या कहते हैं, लोह हानि कहते हैं। क्या कहते हैं, लोह हानि कहते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे तो अगला हो जाएगा आपका चुंबकीय फ्लक्स क्षरण हानि। तीसरा बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, चुंबकीय फ्लक्स। ऐसे ही लिखना है भैया, फ्लक्स ध्यान रखना, पढ़ जैसे चाहे लें फिर आप। चुंबकीय फ्लक्स क्षरण हानि, ये हो गया आपका चुंबकीय फ्लक्स क्षरण हानि। और जो 4th बिंदु होता है इसको हम कहते हैं शैथिल्य हानि। कौन सी हानि कहते हैं, शैथिल्य हानि कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारा ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर में जो हानि हो रही है ये कितने प्रकार से हो रही है, 4 प्रकार से हो रही है। पहला जो आपका प्रकार होता है इसको हम ताम्र हानि कहते हैं, दूसरे को हम लोह हानि कहते हैं, तीसरे को हम चुंबकीय फ्लक्स क्षरण हानि कहते हैं, और जो 4th नंबर होता है इसको हम क्या कहते हैं, शैथिल्य हानि कहते हैं।
अब सबसे पहले हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर ताम्र हानि दिया गया है। क्या दिया गया है, ताम्र हानि। अब ताम्र हानि माने प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा का कुछ भाग। अब ये तो हमें पता है कि प्राथमिक कुंडली को ऊर्जा देते हैं, प्राथमिक कुंडली के साथ प्रत्यावर्ती वोल्टेज को जोड़ रहे थे माने प्राथमिक कुंडली को विद्युत ऊर्जा दे रहे थे। तो प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा का जो कुछ भाग होता है वो उसके तार में जूल के प्रभाव के कारण, जूल इज ए साइंटिस्ट, जूल का प्रभाव आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 की विज्ञान में, जहाँ पे फिजिक्स वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, प्रतिरोध वाला पार्ट, वहाँ पे दिया गया है। तो जूल के प्रभाव के कारण, यहाँ पे हमें नाम कौन सा याद रखना है, वैज्ञानिक जूल का। माने प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा का कुछ भाग जूल के प्रभाव के कारण यदि देखा जाए तो जूल के प्रभाव के कारण इसमें जो ऊष्मा के रूप में ये कैसा हो जाता है, व्यय हो जाता है। माने ऊर्जा हमने उसको दी, वहाँ पे जूल का प्रभाव का नियम लग गया। ठीक है, जूल के प्रभाव के नियम के कारण, जूल का प्रभाव का नियम आगे हम आपको समझा देंगे। जूल के प्रभाव के नियम के कारण जो दी गई उसको कुछ ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। किसके रूप में व्यय हो जाता है, ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। पहले आप जूल के प्रभाव का सूत्र देख ही लें, आगे का सिस्टम खत्म कर देते हैं हम। H बराबर I स्क्वायर RT, ये आपने पढ़ा होगा, ये आपके जूल के प्रभाव का नियम होता है, या ऊष्मा के प्रभाव का इसको हम नियम भी कहते हैं। तो ऊष्मा के प्रभाव के नियम या जूल के प्रभाव के नियम के नाम से हम इसको जानते हैं। तो सूत्र आप याद कर लेंगे, H बराबर I स्क्वायर RT, ये जूल के प्रभाव का नियम होता है। तो यहाँ पे हमने ताम्र हानि में देखा कि जो हमारी प्राथमिक कुंडली थी, प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा का कुछ भाग उसके तार में जूल के प्रभाव के कारण यदि ऊष्मा के रूप में कैसा हो जाता है, व्यय हो जाता है। तार में, किसमें, तार में ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ताम्र हानि कहते हैं। कौन सी हानि कहते हैं, ताम्र हानि। अब इस हानि को हमें क्या करना है, कम भी करना है, माने संशोधन करना है। इस हानि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस हानि को कम करने के लिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो अपना होता है। अब देखना, प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या दी थी वही यहाँ पे बताई जाएगी। ताम्र हानि को कम करने के लिए जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली का तार मोटा और अपचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली का तार मोटा लिया जाता है। अपचाई और ऊंचाई, एक में हम कह रहे हैं कि प्राथमिक कुंडली, ऊंचाई में प्राथमिक कुंडली का तार मोटा लिया जाता है। ऊंचाई जो है ट्रांसफार्मर, उसमें जो प्राथमिक कुंडली होती है उस प्राथमिक कुंडली का तार कैसा ले लेते हैं, मोटा। जब प्राथमिक कुंडली का तार मोटा रहेगा तो द्वितीय कुंडली का कैसा रहेगा, पतला रहेगा। अब ऐसे ही अपोजिट में यदि हम चलें तो अपचाई ट्रांसफार्मर जो होता है, तो जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है उसमें द्वितीय कुंडली का तार मोटा लेते हैं। और जब द्वितीय कुंडली का तार मोटा रहेगा तो प्राथमिक कुंडली का तार कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। माने सीधी सी बात है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली का तार मोटा लेते हैं और अपचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली का तार जब मोटा ले लेते हैं तो जो अपनी ताम्र हानि है, ये हानि कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। माने दी गई ऊर्जा जो होती है प्राथमिक कुंडली को, वो ऊष्मा के रूप में कम व्यय होती है। तो ये हो गई अपनी ताम्र हानि। इसके पश्चात हम देखेंगे लोह हानि। दूसरी हानि हमारी कौन सी होती है, लोह हानि होती है। तो ऊर्जा का कुछ भाग क्रोड़ में भंवर धाराएं तो पढ़ चुके हैं अपन। तो जो ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा का कुछ भाग जो उसके अंदर क्रोड़ डला होता है, क्रोड़ में भंवर धाराओं के रूप में, यदि भंवर धाराओं के रूप में देखें तो भंवर धाराओं के कारण ऊष्मा के रूप में कैसा हो जाता है, व्यय हो जाता है। एक एक शब्द आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे अपन देखेंगे किसमें, क्रोड़ में कौन सी धाराएं, भंवर धाराओं के कारण कैसा हो जाता है, ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। इसे हम लोह हानि कहते हैं। किसमें, क्रोड़ में। और लोह हानि को कम करने के लिए जो क्रोड़ होता है वो पटलित बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, पटलित बनाए जाते हैं। पटलित माने पत्तियों की संरचना के समान।
तो अभी हमने बताया था कैपिटल ई के आकार की सेट की जो होती है वो विपरीत क्रम में लगा दी जाती है, माने वो एक पत्तियों जैसी संरचना बन जाती है। तो यदि हमें ताम्र हानि को कम करना हो, माने भंवर धाराओं के कारण वो ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाती है ऊर्जा। अब यदि हमें उसको कम करना हो तो जो हम क्रोड वहाँ पे यूज कर रहे हैं, उस क्रोड की जो आकृति है, जो संरचना है, उस संरचना को हम कैसा कर दें, पटलित कर दें। तो जो लोहे हानि होगी वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके पश्चात जो हमारा तीसरा जो बिंदु होता है, तीसरे बिंदु को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फलक से क्षरण हानि कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, धारा तो प्राथमिक में ही भेजते हैं, प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न समस्त चुंबकीय फलक से द्वितीय कुंडली से यदि संबंधित नहीं हो पाता है, माने प्राथमिक कुंडली में हमने जितनी विद्युत ऊर्जा उसको दी, उससे जितना चुंबकीय फलक उत्पन्न हुआ वो उतना द्वितीय कुंडली से संबद्ध नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता है जितना उत्पन्न हुआ। तो कहीं ना कहीं उसका क्या हो जाएगा, क्षरण हो जाएगा, चुंबकीय फलक का क्षरण हो गया। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फलक से क्षरण हानि कहते हैं। अब इस हानि को यदि हमें कम करना हो तो कम करने के लिए हम क्या कहते हैं, प्राथमिक कुंडली के ऊपर ही द्वितीयक कुंडली के तार को या द्वितीयक कुंडली को लपेटते जाते हैं। अभी पुरानी भाषा में भी बताया था कि प्राथमिक कुंडली के ऊपर ही द्वितीयक कुंडली लिपटी होती है, ये पढ़ा था सिद्धांत में अपन ने। तो इसी कारण क्यों लिपटी होती है, उसका कारण ये है कि चुंबकीय फलक से क्षरण जो हानि होगी उस हानि को हमें कम करना पड़ेगा। और हानि को कम करेंगे कैसे, प्राथमिक कुंडली के ऊपर जब हम द्वितीय कुंडली को लपेट देंगे तो प्राथमिक में हम जितनी धारा देंगे उससे संबंधित जितने चुंबकीय फलक में परिवर्तन होगा वो द्वितीयक में हो जाएगा, माने वहाँ पर चुंबकीय फलक में क्षरण नहीं होगा, उसकी हानि नहीं होगी। तो ये हो गई आपकी चुंबकीय फलक क्षरण हानि। इसके पश्चात हमारी लास्ट हानि बची हुई है जिसे हम क्या कहते हैं, शैथिल्य हानि कहते हैं। कौन सी हानि कहते हैं, शैथिल्य हानि। अब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा को हम क्या कहते हैं, भेजते हैं। प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा को भेजते हैं, प्रवाहित करने पर जो क्रोड होता है वो बार बार चुंबकित होता है और बार बार विचुंबकित होता है। अभी हमने बताया था कि एक बार एक दिशा में और दूसरी ओर दूसरी दिशा में चुंबकित हो जाता है, पुरानी भाषा में देखा था। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं शैथिल्य हानि में कि जब हम क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्राथमिक कुंडली में भेजते हैं, जैसे ही भेजते हैं तो जो क्रोड होता है वो क्रोड बार बार होता है चुंबकित। चुंबकित माने उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और विचुंबकित माने ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, माने बिल्कुल कुछ नहीं हो, निष्क्रिय होना, माने विचुंबकित की स्थिति हो गई। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है माने चुंबकित हो गया, और जब कुछ नहीं बचा उसके चारों ओर माने चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तो वो कंडीशन कैसी हो गई, विचुंबकित की हो गई। और विचुंबकित आप याद रखें, ऐसे लिखेंगे, इसलिए बताया कि पिछली बार पूरे बैच ने विचुंबकित में आगे कैपिटल बी लिख दिया था और आगे चुंबकित लिख दिया था। इस कारण अभी हमने आपको बता दिया विचुंबकित आपको ऐसे लिखना है। तो जैसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कुंडली में क्या कहते हैं, धारा को भेजते हैं, तो जो क्रोड होता है वो बार बार कैसा होता है, चुंबकित होता है, और बार बार कैसा होता है, विचुंबकित होता है, जिससे कुछ ऊर्जा का क्या हो जाता है, क्षय। माने बार बार चुंबकित और बार बार विचुंबकित होने के कारण ही जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का कुछ भाग जो होता है वो कैसा हो जाता है, क्षय हो जाता है। इस क्षय होने को ही, माने ऊर्जा के इस प्रकार क्षय होने को ही हम क्या कहते हैं, शैथिल्य हानि कहते हैं। क्या कहते हैं, शैथिल्य हानि। अब शैथिल्य हानि को हमें क्या करना है, कम करना है। शैथिल्य हानि को कम करने के लिए जो क्रोड बनाए जाते हैं, ये किसके बनाए जाते हैं, नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं, नर्म लोहे के। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आता होगा कि हम कहते हैं नर्म लोहे का क्रोड लिया जाता है, तो अब यहाँ पे आपको स्पष्ट मालूम चला गया कि नर्म लोहे का क्रोड क्यों लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, क्योंकि जो शैथिल्य हानि होती है उस शैथिल्य हानि को कम करने के लिए ही जो क्रोड होता है वो हम नर्म लोहे का यूज कर लेते हैं, तो नर्म लोहे का क्रोड ले लिया जाता है। अब ये तो हो गई 4 हानि। अब हमें चारों हानियों को जब कम करना हो, ये तो अलग अलग अपन ने उपाय देख लिए, अब यदि हमें चारों हानियों को क्या करना हो, कम करना हो, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के चारों, आपने देखा होगा डीपी में से तेल निकाल लेते हैं, तेल भरा होता है, वो तेल
इसी कारण भरा जाता है कि जो 4 प्रकार की ट्रांसफार्मर, डीपी बोले तो ट्रांसफार्मर में जो 4 प्रकार की जो हानियां हैं उन हानियों को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। और हानियों को कम करने के लिए ही जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के चारों ओर उसमें क्या भर दिया जाता है, तेल भर दिया जाता है, या फिर उसमें क्या की जाती है, ठंडी वायु को प्रवाहित किया जाता है। 2 उपाय में से किसी एक उपाय को अपनाया जाता है और ज़्यादातर 95% यूज किया जाता है ऑयल का। तो ट्रांसफार्मर में किसको भेज दिया जाता है, तेल को भर दिया जाता है, जिससे चारों प्रकार की जो हानियाँ होती हैं वो बंद हो जाती हैं।